दोस्तों, साथियों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे महान किसान नेता की कहानी आपको सुनाने वाले हैं जिन्होंने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव, खेत और खलिहानों से होकर के गुजरता है। जिसने मिट्टी को मंत्रालय से जोड़ा और किसान, गांव, देहात के व्यक्तियों को उनका उचित सम्मान दिलाने का भरसक प्रयास किया। जिन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि अगर खेती बर्बाद होगी तो हिंदुस्तान की रीढ़ टूट जाएगी, और वही आवाज कुछ ही सालों में देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौधरी चरण सिंह जी की। तो दोस्तों, साथियों, हम पहुंच गए हैं छपरौली, जो चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि है और उन्हीं के नाम से छपरौली को जाना जाता है। छपरौली में ही चौधरी चरण सिंह राजकीय महाविद्यालय स्थापित है, जिसकी स्थापना 23 दिसंबर 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी के कर कमलों से और पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार चौधरी अजीत सिंह जी की उपस्थिति में इसकी नींव रखी गई थी। आज बहुत ही सुखद संयोग है कि हम इसी महाविद्यालय के विद्वान प्राचार्य प्रोफेसर प्रतीत कुमार के साथ मौजूद हैं और वे चौधरी चरण सिंह से संबंधित साहित्य और उनके जीवन को लेकर के विशेष अध्ययन के क्षेत्र में रहे हैं। आज ये चर्चा इस रूप में सार्थक होगी कि प्रतीत सर चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर प्रामाणिक जानकारियां हमारे सामने रखेंगे और न केवल अकादमिक जगत में बल्कि आम जन मानस में भी चौधरी चरण सिंह जी को लेकर के अनेक तरह की भ्रांतियां प्रचलित हैं। आज इन भ्रांतियों के निवारण हेतु हम चर्चा करेंगे, जो एक सार्थक चर्चा के रूप में हमारे सामने आएगी। हमारे साथ प्रोफेसर प्रतीत सर हैं, तो हम प्रतीत सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमें समय दिया और इस चर्चा का हिस्सा बनने स्वीकार किया। बहुत धन्यवाद सुमित भाई जी। और आपका महाविद्यालय प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उस महापुरुष को नमन करते हुए जिन्होंने ग्रामीण भारत की समस्याओं को समझा और उनका समाधान किया, उनके रास्ते सुझाए, मैं उनको प्रणाम और नमन करता हूं। और आज चर्चा को हम आज आगे बढ़ाएंगे, जिससे अकादमिक क्षेत्र में भी और सामान्य जनमानस के क्षेत्र में भी हम लाभान्वित हो सकेंगे। जी सर। चौधरी चरण सिंह जी की पारिवारिक और जो उनके बचपन से लेकर के जो स्थितियां हैं, उसके बारे में आप सर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सुमित जी, अगर चौधरी साहब के हम पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये शुरुआत हम 1857 से कर सकते हैं। तो चौधरी चरण सिंह जी के जो दादाजी थे, चौधरी बादाम सिंह जी, वो बल्लभगढ़ के रहने वाले थे। और वहाँ के जो राजा नाहर सिंह थे, जो 1857 की क्रांति में जिनको फांसी दी गई थी, तो फांसी देने के बाद 1857 में अंग्रेजों के द्वारा वहाँ पर अत्याचार किया गया। तो उनके जो दादाजी थे चौधरी बादाम सिंह और जो और भी वहाँ के लोग थे, किसान लोग थे, उन सबका वहाँ से पलायन हुआ और वो भटोना गांव आए। लेकिन धीरे धीरे भटोना गांव में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगती है, तो चौधरी बादाम सिंह भटोना गांव से हापुड़ में एक जगह, एक गांव है सियासी, वहाँ आ गए। और चौधरी बादाम सिंह जी के 5 बेटे थे। उनमें चौधरी मीर सिंह जी जो थे वो सबसे छोटे थे, और जब उनकी आयु 18 वर्ष की हुई तो वो सियासी गांव से कुचेसर रियासत जो है हापुड़ में ही, उनका एक गांव है नूरपुर, वो नूरपुर आ गए। और नूरपुर में ही उनके घर में 1902 में 23 दिसंबर 1902 को भारत रत्न किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का जन्म हुआ। और इस यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि चौधरी मीर सिंह जो बटाईदार थे कुचेसर के रियासत के, तो जब चौधरी चरण सिंह जी मात्र 6 माह के थे तो उन्हें कुचेसर के जो रियासतदार थे उनके द्वारा उनको बेदखल कर दिया गया। वो बेदखल करने के बाद उनके परिवार के कुछ लोग जानी खुर्द गांव के पास जो भूपगढ़ी है वहां रहा करते थे, तो वो अपने उन परिचितों के पास आ गए। वहां लगभग 10 एकड़ जमीन को बटाई पर लेकर उन्होंने खेती शुरू कर दी, और इसी बीच उनके पास कुछ जमा पूंजी हो गई थी, तो उन्होंने कुछ भूमि वहां खरीद भी ली थी। तो यहाँ चौधरी साहब लगभग उनकी उम्र मात्र 6 महीने थी जब उन्हें पलायन का दंश झेलना पड़ा। और जो जमींदारी प्रथा है, जिसे हम बाद में देखेंगे कि बाद में चौधरी साहब के कर कमलों के द्वारा इसको हटाया गया, उनकी शिक्षा दीक्षा यहाँ जो भूपगढ़ी के पास जानी खुर्द गांव है वहां से शुरू होती है, और कक्षा 4 तक वो शिक्षा वहीं प्राप्त करते हैं।
कक्षा 4 के बाद उनकी शिक्षा दीक्षा मेरठ में बुढ़ाना गेट पे एक मॉरल ट्रेनिंग स्कूल था जो निजी तौर पर चलाया जाता था। तो चौधरी चरण सिंह जी को कक्षा 5 की शिक्षा वहाँ हुई और वहाँ से फिर उनकी कक्षा 6 में जो शिक्षा दीक्षा जो उनका एडमिशन हुआ वो मेरठ का जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो जिसे हम आज खूनी पुल के पास जानते हैं। तो सुमित जी, जो अपनी हाई स्कूल की जो परीक्षा है तो चौधरी चरण सिंह जी जो मेरठ का गवर्नमेंट हाई स्कूल है वो 1919 में पास करते हैं। और उसके बाद जो इंटरमीडिएट की परीक्षा है उस दौर में इंटरमीडिएट को साइंस वर्ग को कहा जाता था एफएससी और आर्ट साइड जो हुआ करती थी उसको कहते थे एफए। और इंटरमीडिएट की भी जो कक्षाएं थी वो डिग्री कॉलेजेस में चला करती थी। तो चौधरी चरण सिंह जी को 1919 में आगरा कॉलेज में एडमिशन लिया एफएससी में साइंस के उस स्ट्रीम के साथ। और 1921 में उन्होंने एफएससी को पास किया और 1921 में ही बीएससी में आगरा कॉलेज आगरा में एडमिशन लिया बायो ग्रुप के साथ। और 1923 में उनके द्वारा बीएससी कर ली जाती है। अब चौधरी साहब ने बाद में कुछ साक्षात्कार में यह स्वीकार किया है कि उनकी जो रुचि थी वो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते थे और वो इकोनॉमिक्स, लेकिन वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन वहाँ एक नियम ये था कि पहले वो अपने कॉलेज के ही बच्चों को एडमिशन देते थे, यदि सीट बची तो बाहर वालों को लेते। तो ऐसा हुआ कि वहाँ उनका एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ बच्चे पहले से ही पूरे हो गए। तो फिर चौधरी साहब ने कहा कि उनकी रुचि जो थी वो इतिहास में भी थी। तो फिर उन्होंने 1923 में एमए इतिहास में एडमिशन लिया। और उस दौर में एक नियम और ये भी था कि 2 कक्षाएं साथ कर सकते थे। तो चौधरी चरण सिंह जी ने 1923 में एमए इतिहास के साथ साथ एलएलबी में भी एडमिशन लिया। लेकिन के साथ एक दुर्घटना ये हुई कि उनके एक ताऊ जी थे चौधरी लखपत सिंह। उनकी ये जितनी शिक्षा दीक्षा आगरा में हो रही है वो सारे जो पैसे हैं वो पैसे उनके ताऊ जी लखपत सिंह दिया करते थे और वो ब्रिटिश पीरियड में सैनिक रहे थे। तो वो इस वजह से उनके पास पैसे थे। चूंकि उनके पिताजी एक साधारण किसान थे तो वो तो उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं करा सकते थे, अपने ताऊ जी के कारण करा पाए। और एक और बहुत सज्जन और बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर भोपाल सिंह, वो चौधरी चरण सिंह जी को वजीफा दिया करते थे। मेरठ के रहने वाले थे भोपाल सिंह जी। तो चौधरी लखपत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के कारण वो अपनी एलएलबी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई नहीं कर पाते, तो केवल वो 1924 में एमए फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री का एग्जाम देते हैं। तो 1925 में फिर जब एमए सेकेंड ईयर की वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसी के साथ साथ वो एलएलबी प्रथम ईयर के भी एग्जाम देते हैं। तो 1925 में वो एमए हो जाते हैं हिस्ट्री से और 1925 में बीए फर्स्ट ईयर वो एलएलबी फर्स्ट ईयर कर लेते हैं वो। और फिर 1 साल बाद में वहां से आगरा कॉलेज से वो आ जाते हैं एमए हिस्ट्री के बाद और वो 1 साल फिर मेरठ कॉलेज में 1926 में एलएलबी की डिग्री प्राप्त करते हैं। तो ये उनकी शिक्षा दीक्षा थी। अब ये था कि 1926 में जब शिक्षा दीक्षा पूरी होगी और एलएलबी कर ली तो उन्होंने ये देखा, चूंकि वो गांव से जुड़े हुए थे, किसानों की समस्याओं को उन्होंने देखा था, जो उनकी ध्रुवताएं थी, जो जटिलताएं थी ग्रामीण समाज की, उसके लिए फिर उन्होंने रास्ता चुना अपनी जीविका के लिए, वो वकील का रास्ता चुना। तो उन्होंने 1928 में बैरिस्ट्री जो है गाजियाबाद से करनी शुरू कर दी। तो यहाँ से उनकी एक शुरुआत होती है। जब हम उन्हें किसान मसीहा कहते हैं तो यहीं से उनका जीवन का वो पहलू है जहाँ से वो किसानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता, किसानों के प्रति उनकी निष्ठा और अपने जीवन पर्यंत वो किसानों की बहबूदी के लिए काम करते रहे। और इसी के साथ साथ 1929 में आके वो जब गाजियाबाद में रहा करते थे तो उनके एक मित्र थे गोपीचंद अमन जी, उनके साथ उन्होंने गाजियाबाद कांग्रेस समिति जो टाउन था गाजियाबाद, उसकी कांग्रेस समिति की स्थापना भी उनके द्वारा की गई थी। तो यहाँ से फिर उनकी राजनीतिक शुरुआत भी होती है, यहीं से उनका फिर वो जो है एक शुरुआत होती है उनकी जीविका की एक वकील के तौर पर। और उनके वकील के तौर पर उनके द्वारा जो मुकदमे लड़े गए उस दौर में, उन्होंने किसानों की समस्याओं को देखा। तो ज्यादातर किसानों की जो समस्याएं थी वो कुर्की की समस्या थी, उनकी लगान न चुकाने की समस्याएं थी, जमीन पर जो कब्जा है उसकी समस्याएं थी। तो चौधरी साहब जो गांव से किसान आया करते थे, उनका जो मुकदमे थे वो बहुत ही मिनिमम चार्ज के साथ लड़ते थे। जिनके पास पैसे नहीं थे उनके निःशुल्क भी चुनाव वो लड़ते थे मुकदमे। तो यहाँ से वो उनकी शुरुआत होती है। और इसी के साथ साथ वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी शामिल हो जाते हैं। जब 1930 में वो लोनी के पास जो नमक कानून तोड़ा जा रहा था सविनय के आंदोलन के दौरान, वो उसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ उनको गिरफ्तार भी किया जाता है और उनको 6 माह की सजा होती है।
तो यहाँ से एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर भी और इसी इसी समय से वो किसानों के एक रहनुमा के तौर पर भी उभर के आते हैं जी। तो ये उनकी शिक्षा दीक्षा है, यहाँ से उनका आगे का वो शुरू होता है स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। जी। एक सर जमींदारी उन्मूलन को लेकर के लगातार चर्चा होती है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कानून था उस संदर्भ में और उन परिस्थितियों में, तो उसमें चौधरी चरण सिंह जी की जो भूमिका रही उसको आप कैसे देखते हैं? सूर्य जी, ये महत्वपूर्ण बात है। चौधरी साहब से साक्षात्कार किया पोलार ब्रास ने, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनसे योगदान पूछा गया भारतीय राजनीति में, तो एक योगदान उन्होंने जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून उत्तर प्रदेश के बारे में कहा कि एक मेरा ये महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय पॉलिटिक्स में। एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने कहा, तो ये सवाल बड़ा मौजूद भी है और बड़ा सार्थक भी है, और इसकी रिलेवेंस ये है कि लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि उनकी किस प्रकार से इसमें भूमिका थी। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको ये बताना चाहूंगा कि जमींदारी उन्मूलन की जो पृष्ठभूमि है वो सबसे पहले 1937 में जो इलेक्शन हुए 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर, तो वो उत्तर प्रदेश यानी कि तब संयुक्त प्रांत की धारा सभा के विधायक चुने जाते हैं। जब वो विधायक चुने जाते हैं तो सबसे पहले 1938 में उनके द्वारा एक कृषि उपज विपणन बिल बनाया जाता है। कृषि उपज विपणन बिल का मतलब ये था कि किसान जब अपनी उपज को और अपने उत्पादन को लेकर मंडी में जाता है तो इसी बीच में आड़तियों के द्वारा और व्यापारियों के द्वारा उसका शोषण किया जाता है, न तो उसका उचित दाम मिलता, और मंडियों में जो बांट है, मंडियों में जो तोला जाता है उसका भी प्रमाणीकरण नहीं होता, तो किसानों का शोषण होता है। तो उसके लिए वो ये एक बिल लेकर आते हैं और इस बिल के माध्यम से वो ये कहते हैं कि किसानों जो आड़ती हैं, जो व्यापारी हैं, जो मंडी में उनका वो शोषण होता है उससे किसानों को कैसे मुक्ति मिले। लेकिन ये इसका काफी विरोध किया जाता है धारा सभा में भी और व्यापारियों के द्वारा भी, तो ये पारित नहीं हो पाता। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बिल की चर्चा इतनी होती है कि पंजाब से चौधरी छोटू राम के सचिव वो इसकी स्टडी करने के लिए आते हैं। पंजाब पहला राज्य है जिसके द्वारा ये कृषि उपज विपणन बिल के आधार पर मंडी समिति कानून बनाए जाते हैं। और बाद में जब चौधरी साहब 1964 तक हमें इसका इंतजार करना पड़ा। आप देखो इतना विरोध इस बिल का था, और जब चौधरी साहब 1964 में कृषि मंत्री बने तो तब उनके द्वारा फिर ये कानून बनाया गया और किसानों को तब इससे मुक्ति मिली। और 1938 के बाद 1939 में चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा एक निजी बिल और तैयार किया गया, उसका नाम था लैंड यूटिलाइजेशन बिल। जब हम जमींदारी उन्मूलन की बात करते हैं तो ये ही वो बिल था जिसके जो आधारशिला बना, उस बिल की जो 1 जुलाई 1952 को लागू किया गया उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून के रूप में। इस बिल में ही पहली बार यह कहा गया कि लैंड टू द वर्कर, कि कृषि भूमि के जो वास्तविक जोतदार हैं, जो वे वास्तविक जोतदार यदि अपने वार्षिक लगान का एकमुश्त 10 गुना जमा कर दे तो वो उसके सीरदार बना दिए जाएंगे, और सीरदारों को बाद में भूमिधर का दर्जा दिया जाना था। लेकिन इसका उस समय की कांग्रेस के अंदर भी, कांग्रेस के बाहर भी, चूंकि तब जमींदारों का भी बड़ा प्रभावी भूमिका थी, उनका विरोध किया गया, तो ये पारित नहीं हो सका, ये प्रस्तुति नहीं किया जा सका। यहां से लेकिन एक शुरुआत होगी कि जो 1937 के साल से ही जो गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के जो प्रीमियर कहलाते थे, मुख्यमंत्री थे, वे चौधरी साहब की प्रतिभा को पहचान जाते हैं। तो 1902 वर्ल्ड वार के आते आते ये तय हो जाता है कि भारत आजाद होने की तरफ जा रहा है, और जो ये जमींदारी है ये व्यवस्था भारतीय समाज के लिए बड़ी घातक है, किसानों के लिए भी और ग्रामीण समाज के लिए भी। इसका उन्मूलन जरूर किया जाएगा। तो 1935 में चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा सितंबर में जमींदारी उन्मूलन के लिए एक मसौदा तैयार किया जाता है। इस मसौदे को 1945 में ही एक बनारस में किसान कांग्रेस का अधिवेशन होता है आचार्य नरेंद्र देव जी के अध्यक्षता में, उसमें इसको स्वीकार कर लिया जाता है। और फिर 1946 जब आता है तो 1946 में इलेक्शन होते हैं, मार्च 1946 में उत्तर प्रदेश धारा सभा के दोबारा 1935 शासन अधिनियम के आधार पर। तो वहां से फिर जो असेंबली है, असेंबली में ये एक संकल्प पारित किया जाता है कि अब देश आजाद हो रहा है, तो अब देश में जो जमींदारी उन्मूलन है उसको लागू किया जाना चाहिए। जो जमीनों के वास्तविक जोतदार हैं, जो किसान हैं, उन्हें जमीनों के स्वामी का दर्जा दिया जाना चाहिए और उसके लिए एक समिति बनाई जाए।
तो इस समिति के क्रम में उत्तर प्रदेश में जो अंतिम 1946 का अंतिम माह है, उसमें एक जमींदारी उन्मूलन समिति बनाई जाती है और चौधरी चरण सिंह जी को 1946 में उस जमींदारी उन्मूलन समिति का सदस्य बनाया जाता है। लेकिन अब आप ये देखेंगे कि जब ये प्रक्रिया चल रही होती है तो जमींदार इतने चतुर थे कि उन्होंने जब किसानों को बेदखल करना शुरू कर दिया, क्योंकि यदि आपने जमींदार उनकी जमीनों से उनको बेदखल कर दिया तो फिर वो उस पर दावा नहीं कर पाएंगे। तो चौधरी चरण सिंह जी उनकी इस कारगुजारियों को समझ गए, तो चौधरी साहब ने अपने प्रयासों से 1939 का एक टेनेंसी एक्ट था, 1946 में उसमें एक संशोधन कराया और संशोधन में ये कहा गया कि 1 जनवरी 1940 के बाद जिन किसानों की बेदखली हुई है उसको अवैध घोषित किया जाता है और भविष्य में भी वो उसको बेदखल नहीं कर पाएंगे किसानों को जो उसको जोत रहे हैं। तो अब ये तय कर दिया गया कि वो जो है उनके साथ जो है किसी भी प्रकार की जो है इस प्रकार की कारगुजारी नहीं कर पाएंगे जमींदार। ये जो जमींदारी उन्मूलन समिति है, इसके द्वारा 1948 में अपनी अनुशंसा की जाती है, सिफारिशें प्रस्तुत की जाती है, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी उसकी 7 सिफारिशों से एग्री नहीं करते, असहमत होते हैं और उन्होंने सोचा कि या तो इसके साथ नोट लगाया जाए। उन्होंने ये सोचते हुए कि उनके साथ असहमति का नोट न लगा के सीधे तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश के गोविंद वल्लभ पंत जी, उन्हें अपना एक जो है नोट भेजा और बाकायदा 7 जो अनुशंसा की गई थी उनका तार्किक रूप से खंडन किया, बताया कि ये किसानों के लिए, ग्रामीण भारत के लिए किस प्रकार से नुकसानदेह होंगे। तो गोविंद वल्लभ पंत जी उनकी इस जो ये नोट दिया था उससे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने फिर कहा कि मैं चरण सिंह आपको जो है जो अब एक ड्राफ्ट बनना था इसका कानून का, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार के लिए एक का ड्राफ्ट बनना था, तो उस ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष बना दिए गए। तो जो कानून मंत्रालय और जो न्याय मंत्रालय था उसके जो अधिकारी थे उनके ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह जी बने। ये वो भूमिका है जिसके कारण चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का एक प्रकार से वो ये कहते हैं कि मेरी इसमें भूमिका क्यों। यहाँ एक भूमिका और है, 1948 में ही एक विलेज आबादी एक्ट वो चौधरी चरण सिंह जी के प्रयास से लाया जाता है। तो विलेज आबादी एक्ट में सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो रैयतों को होता है जो भूमिहीन मजदूर है। उसमें जमींदारों के जो जमीनों पर वो अपनी झोपड़ियां बना लिया करते थे, कुआं खोद लिया, पेड़ लगा लिया, लेकिन वो उसके मालिक नहीं होते थे। तो जो ये विलेज आबादी एक्ट है इसके माध्यम से उनको उसका स्थायी अधिकार दे दिया गया। अब उनको बेदखल नहीं कर सकते थे जमींदार। तो ये भी चौधरी चरण सिंह जी का एक महत्वपूर्ण प्रयास था किसानों के और ग्रामीण भारत के लिए। तो ये जो कमेटी जो बनाई गई भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार के लिए, इसके द्वारा 1950 में अपना वो बना दिया गया, ड्राफ्ट बनाया गया और ये फिर प्रस्तुत कर दिया गया धारासभा में। धारासभा में फिर इसकी परवर समिति बनी। परवर समिति बनने के बाद 1951 में गवर्नर के द्वारा इसको वो दिया गया, अप्रूवल दिया गया। फिर ये राष्ट्रपति जी के लिए प्रस्तुत कर दिया गया। राष्ट्रपति जी से इसका अप्रूवल होने के बाद 1 जुलाई 1952 में उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया। लेकिन इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र और रामपुर और बनारस की रियासत को छोड़कर उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। इसका व्यापक विरोध हुआ और लगभग ये माना जाता है कि 24 जुलाई 1952 को लागू हुआ जमींदारों के विरोध के बावजूद। लेकिन अब ये कानून बन गया। अब इसकी बड़ी समस्या थी, आप लोग जानते होंगे कि कई बार लोक मत में भी और अकादमिक क्षेत्र में भी जो पटवारी है, पटवारियों की कारगुजारी की बात आती है इसमें, उनको सामूहिक बर्खास्तगी की भी बात आती है। तो उसका ये था कि एग्जीक्यूट होना था, लेकिन एग्जीक्यूट होने में सबसे बड़ी बाधा जो थी पटवारी थे। पटवारी का जो पद हुआ करता था उस दौर में वो आनुवंशिक हुआ करता था और पटवारी को जो तनख्वाह दिया करता था वो पटवारी जिस क्षेत्र में रहते थे, जिस जमींदार के, वो जमींदार दिया करता था। पटवारी के पास इस क्षेत्र में ताकत भी बहुत थी। वो अगर कब्जा धारक किसी और को दिखा दे तो वो उसके पास निर्णायक ताकत थी, उसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। अगर भूमि रहन रखी गई है, रहन रखी गई भूमि के संबंध में जो निर्णय पटवारी ने कर दिया वो आखिरी हुआ करता था। और किसानों के परिवारों के बीच में अगर बंटवारा हुआ, पारिवारिक जमीन का बंटवारा हुआ, उसके बारे में भी अगर पटवारी ने कोई निर्णय लिया तो वो आखिरी हुआ करता था।
अब पटवारियों ने क्या किया कि जमींदारों के प्रभाव में आके उसमें कानून को लागू करने में बाधा उत्पन्न की, और किसान जो उस पर वास्तविक जोतदार था उसकी जगह जोतदार किसी और को दिखाने लगे जो जमींदारों के संबंधी हुआ करते थे। तो इसके 1952 में ही जो राजस्व मुख्यालय थे जिलों के, या राजस्व मुख्यालय थे आपके प्रदेश लेवल के, वहां शिकायतों के अंबार लग गए। अब इसके लिए आवश्यक था कि जो पटवारी है, अब पटवारियों के संबंध में कुछ सुधार किए जाए। तो अब चौधरी साहब के द्वारा ये किया गया कि जो लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल, जिसमें पटवारियों की सेवा शर्तें निर्धारित थी, उसमें परिवर्तन कर दिया गया। अब पटवारी को केवल एक अधिकार दिया गया कि पटवारी वास्तविक जगह जाके अगर जोतदार जो है, केवल उसके जोतदार जिसके वो कब्जे है उसका नाम लिखेगा, और उसमें केवल अगर उसे कुछ और लिखना है तो उसमें एक जगह और दे दी गई टिप्पणी, वहां टिप्पणी लिख सकता था वो, वहां निर्णायक नहीं था वो पटवारी। तो पटवारियों के द्वारा उसका विरोध किया गया, क्योंकि पटवारियों की जो ताकत थी और पटवारियों के पीछे थे जमींदार। तो अब पटवारियों ने सामूहिक रूप से, लगभग 27,000 पटवारी माने जाते हैं कि उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया, और 3 मांगे थी मूलतः। एक तो ये थी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उस दौर में 1952 में ही चौधरी चरण सिंह जी राजस्व के मंत्री बन गए थे कैबिनेट स्तर के, तो ये सारी जिम्मेदारी उनकी थी। तो चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा जो 3 मांगे रखी गई थी कि लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल में जो परिवर्तन किया गया उसे वापस लिया जाए, दूसरा उनका यह था कि हमारी जो नौकरी है इसमें पेंशन और सरकारी उसका दर्जा दिया जाए, और तीसरा उनका यह था कि उनकी जो वेतन भत्ते हैं उसमें बढ़ोतरी किया जाए। तो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि आपकी जो बाद की 2 मांगे हैं वो जायज है, लेकिन लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल में परिवर्तन अब वापस नहीं लिए जाएंगे। तो वो अपने उस पर अड़े हुए थे। 1953 के शुरुआती दौर में चौधरी साहब ने उनको 1 महीने का अल्टीमेटम दिया कि या तो आप नौकरी पर वापस चले जाओ, और नहीं तो आपको जो इस्तीफे दिए स्वीकार कर लिए जाएंगे। लेकिन वो अपनी जगह अड़े रहे थे, उनके पीछे काफी मजबूत ताकतें थी, और कांग्रेस के भीतर की भी ताकतें थी, क्योंकि यदि आप कांग्रेस को देखेंगे कि वहाँ समाजवादी भी थे, वहाँ साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित लोग भी थे, वहाँ लिबरल लोग भी थे, तो वहाँ उनके भी बहुत समर्थक थे जमींदारों के। तो लगभग 27,000 में से जब चौधरी साहब ने अल्टीमेटम दिया, उसमें से 2700 के ये माना जाता है कि 2700 पटवारियों के द्वारा तो सामूहिक इस्तीफा नहीं दिया गया 27,000 में। और जब अल्टीमेटम दिया गया कि या तो 1 महीने में वापस ले लो, नहीं तो आपको ये स्वीकार कर लिए जाएंगे, 2500 के द्वारा वो अपने इस्तीफे वापस ले लिए गए। तो अल्टीमेटम के बाद भी जब वो उन्होंने अपने त्याग पत्र को वापस नहीं लिया, तो चौधरी साहब के द्वारा एक मुश्त तौर पर यह माना जाता है लगभग 22,650 इस्तीफे एक मुश्त स्वीकार कर लिए गए, और उनकी जगह फिर जो है 13,000 पटवारियों की लगभग भर्ती होती है। और चौधरी साहब को यहाँ एक और निर्णय लेते हैं कि अब जो पटवारियों की भर्ती होगी उसमें 18% जो गांव का मजदूर है, जो हरिजन है, उसमें 18% का रिजर्वेशन हरिजनों के लिए किया गया। ये पहली बात थी कि जहां उनको ये अधिकार दिलाया गया उनके द्वारा। तो ये एक जमींदारी उन्मूलन के संबंध में उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ रही है, और बनाने में ही नहीं, उसको एग्जीक्यूट करने में भी, क्योंकि कई बार कानून बन जाते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, तो उनको धरातल पर लाने में, और बाद में भी इसमें समय समय पर परिवर्तन हुए। 1954 में परिवर्तन हुआ, और 1958 के आसपास इसमें परिवर्तन हुआ, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार, और फिर चकबंदी कानून भी आते हैं, तो सब उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ये जो जमींदारी उन्मूलन कानून है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि राज्य और काश्तकार के बीच में जो बिचौलिए थे, इनके बीच में 46 प्रकार के ताल्लुकात थे। 46 प्रकार थे, जैसे किसी को आसामी कहा गया, किसी को सीरदार कहा गया। तो चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा इस कानून के माध्यम से ये 4 कैटेगरी बना दी गई: भूमिधर, सीरदार, आसामी और अधिवासी। और आज जो हमारी खसरा और खतौनी है, उसमें हम एक शब्द देखते हैं कि एक फला व्यक्ति निवासी फला गांव, और भूमि संक्रमणशील भूमिधर, ये जो शब्द है जो हम कहते हैं जो कि मैं भूमि का मालिक हूँ, वो संक्रमणशील भूमिधर, वो जो शब्द है वो चौधरी साहब का दिया गया। ये वो एहसास है जो चौधरी साहब को गांव के जो सबसे निचला जो सीमांत किसान है उससे जोड़ता है, जो जमीनों के मालिक बनाए गए, और जिसके माध्यम से वो अपने जमीन के मालिक हुए। और चौधरी साहब इसीलिए कहा करते थे कि यदि किसी व्यक्ति के पास 5 बीघा जमीन भी है और वो उसकी अपनी है, तो वो उसमें भी हरा भरा कर देगा उसको, और उससे अपनी जीविका को चला सकता है। जी सर, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी सर। एक चौधरी साहब हमेशा कहा करते थे कि देश की खुशहाली का जो रास्ता है वो गांव, खेत और खलिहानों से होकर के गुजरता है।
आज के संदर्भ में आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि भारत एक कृषि आधारित देश है, अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि आधारित जो भी उद्योग धंधे हैं या उससे संबंधित जो जीविका के साधन है सब उसी से जुड़े हुए हैं। तो आज के संदर्भ में इस उक्ति को आप कैसे देखते हैं? जब सुबीर जी, जब देश आजाद हुआ तो देश के सामने विकास के रास्ते थे कई, उसमें गांधीवादी विचारधारा भी थी। एक नेहरू जी की विचारधारा थी जो सोशलिस्ट पैटर्न पर थी, नियोजित अर्थव्यवस्था की। तो नेहरू जी के द्वारा उसमें नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत, और उसमें औद्योगिकीकरण की ओर उसमें बढ़ावा दिया गया। लेकिन नेहरू जी भी 1963 तक आते आते उस कमी को महसूस करने लगे थे कि जो गांधी जी के द्वारा रास्ता बताया गया था उन्होंने उसको छोड़ दिया था। और चौधरी चरण सिंह जी नेहरू जी की आलोचना भी इसी आधार पर करते थे, आर्थिक रूप में। और चौधरी चरण सिंह जी ने यह कहा कि स्वतंत्र भारत में अगर भारत का विकास करना है तो हमें ग्रामीण भारत की ओर देखना होगा, क्योंकि आप मान के चलो कि उस दौर में तो मान के तथ्य है कि लगभग 82% के आसपास लोग गांव में ही रहा करते थे। और अगर 82% पे आप ध्यान नहीं देंगे तो पूरे भारत का विकास कैसा होगा? तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको विकास करना है देश का तो उसके लिए आपको विकास की इकाई गांव बनानी पड़ेगी। जब आप गांव को विकास की इकाई बनाएंगे तो गांव में आपको वे आधारभूत सुविधाएं देनी होगी जो आधारभूत सुविधाएं शहरों में है। तो चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि जो वर्तमान समय में जैसे अस्पताल है, शिक्षा है और इनकी जो बिजली है, इनकी जो सुविधाएं हैं वो केवल शहरों तक सीमित है, ये गांव में भी जानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो उत्पादन है, उत्पादन गांव में होता है और लोगों की क्रिया शक्ति बढ़नी चाहिए, क्योंकि जब तक क्रिया शक्ति नहीं बढ़ेगी वो परचेज नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि श्रम आधारित जो लघु और कुटीर उद्योग है उनकी स्थापना गांव में की जानी चाहिए। 1977 में जब जनता पार्टी का इलेक्शन हो रहा था तो तब उनके द्वारा घोषणा पत्र तैयार किया गया था जनता पार्टी के लिए। उस घोषणा पत्र के आधार पर बाद में उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट। तो इस पुस्तक में उन्होंने नेहरू जी का जो रास्ता था उसको उसकी आलोचना की, बताया कि इसमें भारत में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, आय की असमानता है, उसमें कोई कमी नहीं हुई बल्कि ये और बढ़ती चली गई। अब इसका समाधान क्या हो? तो इसका समाधान होगा कि वो गांव के विकास के माध्यम से ही होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की का रास्ता खेतों और खलियानों से होकर जाएगा। जब तक खेत समृद्ध नहीं होंगे, खलियान समृद्ध नहीं होंगे तो देश भी समृद्ध नहीं होगा। उन्होंने ये कहा यदि गांव बर्बाद हो गए तो जो शहरों की समृद्धि है ये भी ढह जाएगी। इसलिए वो ये मानकर चलते थे कि गांव का विकास आवश्यक है, जो सुविधाएं हैं वो गांव में भी जानी चाहिए और जो आधारभूत सुविधाएं जो शहरों में है इनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जब तक आप इन सुविधाओं का विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे, आप श्रम के उद्योगों का विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे, तब तक गांव का विकास नहीं हो, और यदि गांव विकास से वंचित रहेंगे तो देश भी विकास से वंचित रह जाएगा। जी सर, तो एक महत्वपूर्ण पहलू है चौधरी साहब का कि वो गांव, खेत और खलियान को जोड़ करके पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर एक नजर रखने की बात करते हैं। सर, जो छपरोली क्षेत्र जहां आज हम चर्चा कर रहे हैं इसका एक अपना इतिहास है जिसे चौधरी चरण सिंह जी के नाम से ही जाना जाता है। तो इस छपरोली का क्या इतिहास है और कब से ये विधानसभा बनी, इसके लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो उसको एक आप प्रकाश डालें उस पर। सुमित जी, अभी आपका बड़ा सामयिक प्रश्न है और छपरोली को लेकर अक्सर मैं भी किताबों में और अखबारों में पढ़ता रहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा 1937 से छपरोली विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया गया है जी। लेकिन इसका मैं आपसे बताऊं कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें प्रांतीय जो सरकारें थी उनको स्वायत्ता दी गई थी, वहाँ इलेक्शन कराए गए। तो वो इलेक्शन 1937 में हुए। तो संयुक्त प्रांत की 1937 में जब इलेक्शन हुए धारा सभा के, तो असेंबली को धारा सभा कहा करते थे तब जो चौधरी चरण सिंह जी की जो सीट थी वो थी मेरठ दक्षिण पश्चिम। और मेरठ दक्षिण पश्चिम की जो सीट थी इसमें 2 तहसील आया करती थी, एक गाजियाबाद तहसील और एक बागपत तहसील। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र था उस दौर में। तो सबसे पहले जो उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया 1937 में वो मेरठ दक्षिण पश्चिम था। फिर 1946 में इलेक्शन होते हैं मार्च में। 1946 में भी जो इलेक्शन हुए वो तब भी उनकी जो सीट थी वो मेरठ दक्षिण पश्चिम सीट थी। और यहाँ मैं ये एक बात और बताऊं आपको कि 1937 में जो इलेक्शन हुआ उनके खिलाफ जो यहाँ चुनाव लड़ाया गया वो जमींदारों के द्वारा लड़ाया गया। और उनकी एक पार्टी थी वो नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी,
और चौधरी साहब जितने टोटल वैध मत पड़े, उसके 78.06% वैध मतों के साथ विजयी हुआ। आप देखो कि कितने मार्जिन मतों से वो विजयी हुए। 1946 में फिर वो चुनाव जीतते हैं मेरठ दक्षिण पश्चिम। 1947 में देश आजाद हो जाता है। तो पहले इलेक्शन होते हैं जनरल इलेक्शन जो लोकसभा के और राज्य विधानसभाओं के, वो होते हैं 1951 और 52। 51 में शुरू होते हैं और 52 में वो पूरे होते हैं। तो 1951-52 में जो उनकी जो विधानसभा सीट थी वो थी बागपत पश्चिम। 1952 के बाद फिर जो इलेक्शन हुआ वो हुआ 1957 में। 1957 में जो उनकी सीट थी वो सीट थी उनकी कोटाना। और ये तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि तब तक वो बड़ा नाम भी कमा चुके थे और उनका नाम हो चुका था उत्तर प्रदेश में भी और देश उत्तर प्रदेश के बाहर भी, क्योंकि ये जो जमींदारी उन्मूलन कानून बना था इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भुला दी जाती है कि ये भारत में और राज्यों में जो कानून बने उनके लिए ये मार्गदर्शक का काम किया था इस कानून के द्वारा जी। लेकिन वहां मात्र लगभग 450 वोटों के अंतर से ही वो जीत पाते हैं और उन्हीं के परिवार के एक चौधरी विजयपाल सिंह जी उनको चुनाव लड़ाया जाता है। यहाँ वो गुटबाजी थी खैर कांग्रेस की। 57 के बाद फिर जो अगला इलेक्शन होता है वो 1962 में होता है। 1962 में फिर चौधरी चरण सिंह जी की जो विधानसभा सीट है वो कोटानाई की थी। 1962 में दूसरा परिसीमन आयोग गठित किया जाता है और दूसरे परिसीमन आयोग के द्वारा 1963 में परिसीमन किया जाता है। तो 1963 के जो परिसीमन है उसमें छपरोली विधानसभा सीट अस्तित्व में आती है और बागपत लोकसभा भी अस्तित्व में आती है। तो फिर इलेक्शन जो होता है 1962 के बाद 1967 में होता है। तो छपरोली के नाम से जो विधानसभा सीट है वो 1963 के परिसीमन के आधार पर अस्तित्व में आई और चौधरी साहब के द्वारा जो पहली बार प्रतिनिधित्व किया गया वो 1967 में किया गया, न कि 1937 में। फिर उसके बाद फिर जो इलेक्शन हुए जब तक वो सेंटर में न चले गए 1977 में वो छपरोली से प्रतिनिधित्व करते रहे। तो ये छपरोली का एक मतलब छपरोली सीट के बारे में एक भ्रम भी है लोगों के बारे में और हो सकता है मतलब जानकारी नहीं है। तो इसमें स्पष्ट रहना चाहिए कि चौधरी साहब का जो विधानसभा का प्रतिनिधित्व है वो मेरठ दक्षिण पश्चिम की सीट से शुरू हुआ और 1967 में छपरोली विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। जी, ये एक महत्वपूर्ण बात रही क्योंकि तमाम पुस्तकों में या इंटरनेट या अलग अलग जगह पर जो मिलता है वो छपरोली 1937 से ही उनका प्रतिनिधित्व यहाँ दिखाया जाता है। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में चौधरी साहब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक किसान प्रधानमंत्री के रूप में हम कहें कि पहले किसान प्रधानमंत्री के रूप में उनको जाना जाता है। तो आज ऐसे प्रधानमंत्री की हम कहें गांव देहात की जो बात करते हो, खेत खलियान की बात करते हो, अर्थव्यवस्था की बात करते हो, शिक्षा रोजगार की बात करते हो, तो ऐसे प्रधानमंत्री की आज भी हमें आवश्यकता है। तो क्या हमें लगता है कि चौधरी चरण सिंह जी की इस जो उनकी एक तरह से योजनाएं थी उनको आगे बढ़ाएं, इसे किस रूप में आप देखते हैं? ये भी एक बड़ा सार्थक और सामयिक प्रश्न है सुमित जी। और इसे आप ऐसा देखोगे जब पंडित नेहरू जी थे तो उनके द्वारा कृषि को प्राथमिकता नहीं दी गई थी और उसकी वजह से फिर ये हुआ कि भारत को जो है खाद्यान्न बाहर से मंगाने पड़े, बड़ी समस्याएं हुई। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई भारत आफ्टर नेहरू, उसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की है और उन्होंने ये कहा कि जब चौधरी चरण सिंह जी को पहली बार वित्त मंत्री बनाया गया तो और वित्त मंत्री जब इनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया तो वो जो बजट था वो सबसे पहले स्वतंत्र भारत का पहला बजट था जो ग्राम उन्मुख था, जिसमें ग्रामों को वरीयता दी गई थी, गांव के उत्थान की जो योजनाएं तो उनको वरीयता दी गई थी और किसानों के संबंध में जैसे आपकी डीजल है, आपकी खाद है, आपके बीज है, इन पे जो सब्सिडी दी गई वो उनके जब वो वित्त मंत्री थे सबसे पहले उनके द्वारा दी गई। वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं किसान के बेटे के रूप में, तो एक मैसेज जाता है पूरे देश में। और इसका एक प्रश्न ये भी है, ये परिवेश का प्रश्न है और चौधरी साहब इस बात को कहा करते थे और वो लोक सेवाओं में भी इस बात को कहा करते थे कि यदि आपको गांव का विकास करना है तो जो गांव से संबंधित विभाग हैं जैसे कृषि है, सहकारी क्षेत्र है आपका, उसमें 100% आरक्षण होना चाहिए लोक सेवाओं में किसानों की संतानों का। और उन्होंने कहा कि यदि कोई लोक सेवक है जिसकी परवरिश शहर में हुई है और उसको ये अंदाजा नहीं है कि जैसे गेहूं की फसल है उसको कोर किस टाइम दी जाएगी, अगर वो नहरवाई का अधिकारी है और गेहूं में कोर दी जानी है, पानी दी जाना है और उसके द्वारा नहर बंद कर दी गई, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई आपने ऐसा अधिकारी कृषि क्षेत्र में बना दिया कि जिसे गेहूं की बाल का और जौ की बाल में अंतर ही नहीं पता होगा तो वो क्या विकास योजनाएं बनाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो लोग वहां रहते हैं, जो उस चीज को समझते हैं,
वो ही उसके बारे में, वो ही लोक सेवा में जाने चाहिए। ये प्रश्न फिर राजनीतिज्ञों से भी जुड़ा हुआ है कि जिनके कंधों पर देश के विकास की बागडोर है, यदि वे ग्रामीण भारत को नहीं समझेंगे, ग्रामीण भारत की समस्याओं को नहीं समझेंगे, उन्होंने उनके साथ सामना ना किया हुआ, उन्होंने उन समस्याओं को ना जिया हो, तो वो उन समस्याओं को दूर करने के लिए वास्तविक सुझाव नहीं दे सकते, ना योजना बना सकते। तो जहां तक किसान प्रधानमंत्री का वो सवाल है, तो भारत को इसकी आवश्यकता है, क्योंकि आज भी जो ग्रामीण भारत है वो बेरोजगारी से है, वो आय की असमानता से है, वो गरीबी से पीड़ित है। और चौधरी साहब को एक श्रेय और दिया जाता है, और वो गुहा जी ने अपनी उस पुस्तक में भी इंगित किया है कि जब चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने योजना आयोग का पुनर्गठन किया। योजना आयोग का पुनर्गठन किया, उन्होंने कहा कि ये पहली बार था कि जब योजना आयोग में वे सदस्य थे जिनकी कृषि में विशेषज्ञता थी। यानी कि अब यदि योजना आयोग योजनाएं बनाता है और वहां कृषि विशेषज्ञ हैं, तो वो ही कृषि के विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे। जब कृषि के विकास के लिए योजना बनेगी तो वो ग्रामीण भारत के लिए बनेगी, उससे ग्रामीण भारत का, किसानों का, मजदूरों का विकास होगा। तो वो ग्रामीण भारत को, उनका एक वो भी था समाचार पत्र, उसे असली भारत, तो वो कहते थे कि ये जो ग्रामीण भारत है यही असली भारत है, हमें इसी को जीना है, इसको जब तक हम आगे लेकर नहीं जाएंगे तब तक देश का विकास संभव नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलुओं को साझा किया और चौधरी चरण सिंह जी के बहुत सारे ऐसे वक्तव्य आपने जो है हमारे सामने रखे। तो दोस्तों, साथियों, प्रतीश सर ने हमसे बहुत सारे ऐसे पहलू साझा किए जो कहीं कहीं पूरी तरह से व्याख्यायित नहीं है या वो अनसुने पहलू हैं। आपको और अधिक जानकारी अगर चौधरी चरण सिंह जी के विषय में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे एक नई वीडियो के साथ हम आप लोगों को साझा करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।